हाँ, हेलो। हेलो। Yes, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो वेरी वेरी गुड। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। Yes, sir. कल हम लोग पढ़ते थे अप टू द डेरिवेशन दैट इफ वी हैव टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, देन इन टू कॉन्टैक्ट लेंसेज, दोनों कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो सकते थे, दोनों कॉन्केव कॉन्केव हो सकते थे, एक कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो सकता था, प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्केव हो सकता था, वॉट एवर बी द काइंड, इससे नहीं मतलब है। ऐसे हो सकता था लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे हो सकता था लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये इसमें से कोई भी हो, मैं ये कहता कि इफ F1 एंड F2 आर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, देन इन दिस केस अगर F1 F2 फोकल लेंथ है तो इस केस में कंबाइंड फोकल लेंथ इनकी जो होगी से इज द कैपिटल F। तो इस कैपिटल F को हम लिख पाएंगे 1 अपान कैपिटल F इज इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 ये लिख पाएंगे। यहां से हम कैपिटल F को लिख पाएंगे एज द F1 F2 अपान F1 प्लस F2। अब अगर ये वाला डायग्राम है तो F1 की वैल्यू आपको पॉजिटिव साइन के साथ रखनी है, F2 की वैल्यू आपको नेगेटिव साइन के साथ रखनी है। अगर इसकी वैल्यू है कुछ तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ रखनी है, इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव साइन के साथ रखनी है। ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, निकाल लेंगे फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ आपको पता है इसकी डबल होती है, तो इसकी फोकल लेंथ आपको पता रहेगी। एंड आप अगर फोकल लेंथ इसकी पता है तो प्लस साइन के साथ रखेंगे, इसकी फोकल लेंथ भी प्लस साइन के साथ रखेंगे। इसकी फोकल लेंथ की जो भी वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ रखी जाएगी, इसकी जो भी वैल्यू है वो प्लस साइन के साथ रखी जाएगी। मतलब कॉन्वेक्स वर्ड अगर आ गया तो कॉन्वेक्स वर्ड का मतलब है, कॉन्वेक्स वर्ड का मतलब है कि फोकल लेंथ इज द पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और कॉन्केव लेंथ अगर आ गया, चाहे प्लेनो कॉन्केव ही क्यों ना हो, अगर आ गया तो उसमें आपको समझना होगा फोकल लेंथ निगेटिव है। चलिए हम इसका डिस्कशन उठा रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव अगर हमने कंबाइन टुगेदर कर रखा है तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ का क्या। तो अगर मैं कहता कि लेट अस टेक अ एग्जांपल in which a convex lens is connected with a concave lens, this अभी इसकी फोकल लेंथ को जो भी है हम प्लस F1 और इसकी फोकल लेंथ को बाई माइनस F2 रिप्लेस करने वाले हैं इन दिस फार्मूला। तो यहाँ हमारे पास कैपिटल F हो जाएगा, F1 प्लस F1 से रिप्लेस करना है एंड F2 माइनस F2 से रिप्लेस करना है, डिवाइडेड बाई F1 प्लस F1 से रिप्लेस करना है एंड प्लस F2 को माइनस F2 से रिप्लेस करना है। ऊपर इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस F1 F2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा प्लस F1 यानी F1 और ये हो जाएगा माइनस F2। नीचे F2 माइनस F1 कर लेते तो एक माइनस कॉमन बनता, इसको प्लस कर देता। तो दिस बिकम्स F1 इंटू F2 अपान F2 माइनस F1। हमने एक माइनस बाहर कर लिया, माइनस को बाहर कर लिया तो ये माइनस कैंसिल हो गया एंड दिस इज द F2 माइनस F1 मींस इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस सिस्टम इज इक्वल टू F1 F2 अपान F2 माइनस F1। F2 माइनस F1। अब यहाँ 3 केसेस बनने वाले हैं। फर्स्ट केस इज दैट भाई हो सकता है ये ग्रेटर फोकल लेंथ का हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, हो सकता है ये लेसर फोकल लेंथ का हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस,
हो सकता है दोनों इक्वल फोकल लेंथ के हो। तो इसके 3 केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद आपको हम 2-3 न्यूमेरिकल लगा के खुद दिखा दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल था वो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के न्यूमेरिकल नहीं लग पाते हैं, वो आपने लगा लिए एक ही बार में। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को भी लगा लिया कल, या आपने लेंसेज के लेंस मेकर का इस्तेमाल सीख लिया, आपने वाटर डिपिंग का केस सीख लिया, कटिंग स्लाइसिंग का केस सीख लिया। तो उससे तो बहुत आसान है ये। यहाँ अगर हम केस 1 बनाए, केस 1 का मतलब हम से रेंडमाइज कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ F1, साइन का मतलब नहीं है, साइन से तो कॉन्वेक्स कॉन्केव डिसाइड होता है। वैल्यू ऑफ F1 यानी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ग्रेटर है टू द कॉन्केव की फोकल लेंथ, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव। अब आप यहां देखिए तो F1 ग्रेटर है, F2 लेसर है। इसका मतलब है ये F जैसे ही आप वैल्यू पुट किए होंगे, ये F तो ये जो F है F1 ज्यादा है, F2 कम है। जैसे F1 50 है और F2 30 है, तो 30 माइनस 50 एक माइनस आ जाएगा, यानी कैपिटल F निगेटिव आ जाएगा। और कैपिटल F के निगेटिव आने का मतलब तो कॉन्केव हो गया ना, कॉनकेव। मतलब ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, वैल्यू इसकी F1 है, साइन छोड़ रहे हैं, वैल्यू इसकी F2 है, साइन छोड़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ ग्रेटर देन कॉन्केव लेंथ है, कॉन्वेक्स की फोकस ज्यादा है। तो कंबाइंड लेंस सिस्टम कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ओवरऑल ये लाइट को ये एक अकेले लेंस जैसा बिहेवियर दे रहा है, जिसकी फोकल लेंथ कैपिटल F है, और ये लेंस से आने वाली रेस को डाइवर्ट कर दे रहा है, ये कैपिटल F नेगेटिव। अब जरा इस फोकल लेंथ को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो एक डिस्कशन आएगा, वो समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ये यानी कॉन्वेक्स प्लस कॉन्केव, कॉन्केव कब, जब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो कॉन्केव बनता है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो कॉन्केव बनता है। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा है तो कॉन्केव बना है। अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा दूसरे तरीके से कहना चाहेंगे तो यहां हम इसको जरा एक बार और उठाए तो सिंस F1 ग्रेटर देन F2, F1 को इधर लाइए तो 1/F1 हो जाएगा, F2 को इधर लाइए 1/F2 हो जाएगा, बीच में ग्रेटर देन लगा हुआ है। नाउ दिस इज पावर ऑफ लेंथ 2 and this is power of length 1 and this is greater. Power of length 2 greater than power of length, जिसकी पावर उसकी सरकार। आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी पावर उसकी सरकार। यानी कि अगर कॉन्वेक्स और कॉन्केव में हाई पावर्ड कॉन्केव है तो पूरे सिस्टम को कॉन्केव में बदल देगा। P2 ग्रेटर देन P1 का मतलब है पावर ऑफ कॉन्केव, पावर ऑफ कॉनकेव ग्रेटर देन पावर ऑफ कॉन्वेक्स, जिसकी पावर उसकी सरकार। इसका मतलब है कॉन्केव की पावर ज्यादा है तो पूरा सिस्टम एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। पावर ज्यादा है इसका मतलब है फोकल लेंथ कम है, यानी F कॉनकेव लेस देन F कॉन्वेक्स। तो हम ये नहीं याद रखते कि फोकस का क्या, हम याद रखते हैं किसकी पावर ज्यादा है। अगर कॉन्वेक्स की पावर ज्यादा होगी तो पूरा सिस्टम कॉन्वेक्स बनेगा, केस 2 में दिखा रहे हैं। अगर कॉन्केव की पावर ज्यादा होगी तो पूरा सिस्टम एक कॉन्केव बनेगा। तो हमने पहला पार्ट आपको दिखाया कि कॉन्वेक्स का फोकल ज्यादा था, फोकल ज्यादा था तो कॉन्वेक्स का पावर कम हो गया, यानी कॉन्केव का पावर ज्यादा हो गया। और जिसका पावर ज्यादा होता है वही बिहेवियर आपको मिलता है। तो कॉन्वेक्स प्लस कॉन्केव में कॉन्केव की पावर ज्यादा है तो पूरा लेंस सिस्टम एक कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए केस 2 में आते हैं। अगर केस 2 में आए तो यहां हमारे पास है, हम मान रहे हैं कि कॉनकेव का, दैट इज ये कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ वैल्यू में कम है टू द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव। ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लगाए हुए हैं, ये इसे लगाए हुए हैं कि जब डिस्कशन करते हैं तो साइन नहीं लेते, साइन तो वैल्यू पुट करते समय निकालते हैं ना, कॉल्ड प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ
F1 जो है कॉन्वेक्स की फोकस कम है इन कंपैरिजन टू द कॉनकेव। अभी अगर कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखें आफ्टर साइन कन्वेंशन तो यही तो आया था, F1 F2 अपान F2 माइनस F1। F2 ग्रेटर देन F1 है, देखिए F2 ग्रेटर देन F1, F2 ग्रेटर देन F1 है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, मतलब कॉन्वेक्स लेंथ आएगा, कॉन्वेक्स लेंथ। यानी एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है और ओवरऑल इनका बिहेवियर एक कॉन्वेक्स जैसा है। ठीक है, ऐसा तब है जब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम है, फिर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा का मतलब जिसकी पावर उसकी सरकार, यानी हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जब कॉन्वेक्स की पावर ज्यादा होती है तो कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर सुपर इम्पोज होता है, यानी कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव इज इक्वल टू कॉन्वेक्स व्हेन कॉन्वेक्स लेंस की पावर कॉनकेव लेंस से ज्यादा है। तो हम यहां जान रहे हैं वैल्यू ऑफ F1 लेस है वैल्यू ऑफ F2 से, इसको इधर करिए 1 अपान वैल्यू ऑफ F1, इसको इधर करिए 1 अपान वैल्यू ऑफ F2, अब बीच में लगा हुआ है लेस देन लगा हुआ है, इसको इधर लाए तो बाई हो गया, इसको उधर लाए तो उधर बाई हो गया। दिस इज P2 पावर ऑफ लेंस 2, ये पावर ऑफ लेंस 1 और ये लगा हुआ है लेस देन, इधर से पढ़िए P1 ग्रेटर देन P2, P1 ग्रेटर देन P2, मतलब कॉन्वेक्स की पावर कॉनकेव से ज्यादा है। तो कॉन्वेक्स की पावर ज्यादा है तो पूरा सिस्टम कॉन्वेक्स बन गया, अगर कॉनकेव की पावर ज्यादा थी तो पूरा सिस्टम कॉनकेव बन गया। तो याद रखना तो बड़ा आसान है, जिसकी पावर उसकी सरकार। अब एक तीसरा केस भी तो बनेगा, अगर दोनों इक्वल पावर के निकल गए तब क्या होगा, यानी केस 3 में आ जाइए। केस 3, केस 3, केस 3 अगर हम बोल रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ 1 यानी कॉन्वेक्स का वैल्यू में बराबर है फोकल लेंथ ऑफ लेंथ 2, तो मतलब पावर ही 1 अपान F1 इक्वल टू 1 अपान F2 रहेगा, यानी पावर ऑफ 1 इक्वल टू पावर ऑफ 2। अब देखा जाए अब क्या होगा, अब अगर देखा जाए तो आप कंबाइंड फोकल लेंथ वाले में चलिए, तो फाइनल कन्वेंशन के बाद आया था F1 इंटू F2 अपान F2 माइनस F1, ये है F1 F2 अपान F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू बराबर है, तो नीचे तो 0 हो जाएगा, अगर नीचे 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब नाइदर कन्वर्जिंग नार डाइवर्जिंग, और आपको पता है नाइदर कन्वर्जिंग नार डाइवर्जिंग मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक अ प्लेन ग्लास स्लैब, ये प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, ये रेस को बिल्कुल सीधे जाने देगा। यानी कि जब दोनों की पावर बराबर हो गई तो सरकारें नहीं बनी, सरकार नहीं बनी, मतलब ना कन्वर्जिंग एक्शन रह गया इसके पास ना डाइवर्जिंग एक्शन रह गया इसके पास, ये बिल्कुल एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करने लगा और लाइट रेज सीधी निकल गई। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस अगर कंबाइन टुगेदर हो रहे हैं तो उनसे बनने वाला लेंस या तो कॉन्वेक्स होगा या तो कॉनकेव होगा और या फिर एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल आपको हम एक दो न्यूमेरिकल दिखाते हैं, जैसे आप लेंस की फोकल लेंथ, हम लोग यहाँ थ्योरी में लेंस की फोकल लेंथ मानते हैं, पता है एफ, या नहीं मानते हैं तो लेंस मेकर फार्मूला है आपके पास लेंस फार्मूला है, वहां से आप एफ निकाल सकते हैं। अगर एफ निकाल सकते हैं तो आपको पता है पावर भी निकाल सकते हैं, पावर का फार्मूला होता है 1 अपान फोकल लेंथ, ठीक है। और आपको पता है कि फोकल लेंथ इन मीटर अगर है, इन मीटर, तो 1 अपान एफ इन मीटर, तो ये यूनिट आती है डायोप्टर, पावर आप डायोप्टर में लिखते हैं। और पावर का दूसरा फार्मूला होता है 100 अपान एफ, ये तब यूज करते हैं जब एफ की वैल्यू इन सेंटीमीटर होती है, ये भी डायोप्टर में है। यानी फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर रख रहे हैं तो ऊपर 100 होगा, और अगर फोकल लेंथ इन मीटर रख रहे हैं तो उस केस में ऊपर जो है वो 1 होगा, ये आपको याद रखना है।
अभी आपने क्या डिराइव किया, कोई भी दो लेंस है, साइन कन्वेंशन छोड़ दीजिए, एक की फोकल लेंथ f1 है, ठीक है, मुझे नहीं पता कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, अगर पता होता तो हम साइन इंपोज कर देते, ठीक है, नहीं पता तो डायरेक्ट ऐसे कह रहे हैं, इससे वन लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ f1, other length is of focal length f2, and now they are combined together to make a length of combined focal length f. तो आपको पता है the relation can be written as 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, ऐसे आप लिख सकते हैं। 1 upon f combined power हो गया, 1 upon f1 power of 1 हो गया, 1 upon f2 power of 2 हो गया। इसका मतलब है लेंस इन कॉम्बिनेशन में अगर हम लेंसेज को साइड बाय साइड रखते चले जाएं तो सबका पावर साइन के साथ ऐड होगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव साइन होता है, कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो पावर पॉजिटिव लिखते हैं, जैसे फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसका पावर भी पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, तो उस केस में हम लिखेंगे पावर एज द नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, हमारे पास कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। चलिए मान लिया ये 1 है, चलिए मान लिया ये 2 है, तो इसकी फोकल लेंथ f1 जब रखेंगे नाम तो ये लिखी जाएगी प्लस 50 सेंटीमीटर, और जब इसके फोकल लेंथ का नाम f2 रखेंगे से, तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा जाएगा। अब पावर आपको पता है, पावर इज टू बी रिटन एज, अगर सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो 100 अपान प्लस 50, ये हो जाएगा 2 डायोप्टर, ठीक है। और यहाँ कॉनकेव की पावर ये हो जाएगी P2 इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं आप फोकल लेंथ, तो 100 अपान f2 इज द माइनस 30, और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर D, ये हो जाएगा नाउ माइनस, ये हो जाएगा 3.33। अब मैं आपसे कहता दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो किसका पावर ज्यादा है, साइन छोड़ दीजिए, क्योंकि साइन तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं तब रखते हैं, अगर साइन छोड़ दें तो 2 और 3.33 में 3.33 ग्रेटर है, यानी कि कॉनकेव का पावर ज्यादा है। इसका मतलब है अगर इन दोनों लेंसों को हम कनेक्ट टुगेदर कर दें या ऐड कर दें ऐसे, तो ऐड करते ही यहाँ हमें जो रे डायग्राम बनाना होगा, देखिए कॉनकेव की पावर ज्यादा है तो बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव। गारंटेड है कि जब ये लेंस कॉम्बिनेशन लैब में ले जाया जाएगा, ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश की जाएगी, तो ये पूरा का पूरा कंबाइंड लेंस सिस्टम एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कितना पावर हो जाएगा, साइन के साथ ऐड कर दीजिए दोनों को। क्या लिखा था नेट पावर, कहीं लिखा था, मैंने लिखा था P1 की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, P2 की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, यानी कंबाइंड सिस्टम का नेट पावर अगर आप निकालेंगे तो P1 पॉजिटिव साइन के साथ है, P2 नेगेटिव साइन के साथ है, 3.33 G। नाउ कंबाइंड पावर हो जाएगा माइनस 1.33 D। पावर हो गया, ये नेगेटिव से पता चल रहा है होल लेंस सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव लेंस। अब आपको ये पावर पता चल गया ना। अगर मैं कहता इफेक्टिव फोकल लेंथ बताइए, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ होता है 100 अपान 1/P। अगर पावर पता चल गया तो 1 अपान पावर इज द फोकल लेंथ, तो हो जाएगा 100/P, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 100 अपान P, P इज द माइनस 1.33, ठीक है, इन सेंटीमीटर। अगर 1 लिखे होते तो ये मीटर में होता। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1.3 से डिवाइड करेंगे तो 88 के करीब आएगा, 88 के करीब आएगा, 88 पॉइंट समथिंग माइनस रहेगा। या आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 इक्वल टू 1 अपान f में f1 प्लस 50 रखते, f2 माइनस 30 रखते, सॉल्व करते तो आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ मिल जाता।
फोकल लेंथ को रिवर्स कर देते तो आपको पावर मिल जाती। क्या सभी लोगों को क्लियर है? एनीवन Yes, sir. क्लियर है? तब आगे sir. बढ़े। चलिए, अच्छी बात है। Yes, sir. हाँ, ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़े तो अब हमें देखना चाहिए प्रिज्म, यानी लेंस हम लोगों ने पूरा कर लिया इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब हमें इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, अदरवाइज अभी न्यूटोनियन फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, लेकिन इस साल में सब हटा दिया गया है। आपको सिर्फ लेंस मेकर्स, सबसे पहले आपको स्पेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ना था, फिर आपको लेंस मेकर पढ़ना था, फिर आपको डिपिंग और लेंस इन लिक्विड पढ़ना था, फिर आपको लेंस कटिंग एंड स्लाइसिंग पढ़ना था, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ना था, और इसके बाद सीधे आ गया है प्रिज्म पर। तो चलिए आते हैं प्रिज्म। लेंस की तरफ प्रिज्म भी बिहेव करेगा रिफ्रैक्शन पे। अंतर क्या है? लेंस में दो कर्व्ड सरफेस होती थी और प्रिज्म में दो इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस होती हैं। मतलब लेंस की तरफ प्रिज्म भी है, अंतर सिर्फ इस बात का है कि लेंस में दो कर्व्ड सरफेसेस से बाउंड मीडिया होता था और प्रिज्म में दो इंक्लाइंड प्लेन से बाउंड होमोजेनस मीडिया आपको पढ़ना है। यानी प्रिज्म, प्रिज्म क्या है? A homogeneous media surrounded by two inclined planes, और अगर उसका स्लाइस काट है तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। प्रिज्म तो देखा ही होगा, सब लोगों ने देखा होगा, 9th से ही प्रिज्म हाथ में होगा। और जब हम लोग लाइव मिलेंगे इन द लेक्चर रूम और क्लास रूम, लैब होगा, तो वहां आपको प्रिज्म के सारे एक्सपेरिमेंट करा दिए जाएंगे ताकि अच्छा कमांड बन सके। तो यहाँ अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म भी लेंस जैसा ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि प्रिज्म में प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट सम एंगल है, इस एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये भी दो सरफेस से रिफ्रैक्शन शो करता है और लेंस भी दो सरफेस से रिफ्रैक्शन शो करता था। इसका मतलब है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो अगर प्रिज्म को हम सिंबॉलिकल बनाए तो एक ऐसे ट्रायंगल फॉर्मेट में बनाते हैं दिस। और अब अगर ये ऐसे बन गया तो चलिए बहुत सारी रेज में से हम एक रे लेते हैं। देखिए लैब में दो तरह की रे अवेलेबल है, या आपके सराउंडिंग में दो तरह की रे अवेलेबल है। एक को बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक रे और एक को बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक या व्हाइट रेज। तो अंतर क्या है मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक में? मोनोक्रोमैटिक एंड पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक को व्हाइट कहते हैं, जब सभी कलर बराबर अमाउंट में होते हैं तो इसको पॉलीक्रोमैटिक कहते हैं, और ये एकदम सफेद आपको दिखता है। देखिए जनरल लाइफ में सफेद होता है, फिजिक्स में सफेद होता है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मीन्स होता है तो होता है, क्यों क्यों सफेद। तो हमारे पास जो पॉलीक्रोमैटिक है, जैसे जो हम लोग CSL यूज कर रहे हैं वो व्हाइट लाइट है, और पहले क्या होता था पीला पीला लाइट होता था बल्ब का, येलो। तो जो सिंगल का जैसे नाइट बल्ब लेके आते हैं आप, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, क्या कभी आपने नाइट बल्ब ब्लैक कलर का लगाया? भगवान, ब्लैक कलर का अगर नाइट बल्ब लगाना होता तो क्या करने लगाते थे? तो कहने मतलब है ये तो, हाँ तो ऐसे ही तो कुछ मत चलाइए, ऑटोमेटिकली आपको ब्लैक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डेली लाइफ में व्हाइट लाइट अवेलेबल होती है। हम देखेंगे व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पर गिरेंगी तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग कर देगा, इसको डिस्पर्जन कहते हैं। ये अगला चैप्टर है, तो हमें पॉलीक्रोमैटिक नहीं लेना है रे को, क्या लेना है? मोनोक्रोमैटिक। क्रोमोसोम्स बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, जो हम एनिमल या लिविंग क्रिएचर के जेनेटिकल कोड्स होते हैं, ट्रांसफर करने में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में काम आते हैं। तो यहाँ मोनो में सिंगल, क्रोम का मतलब कलर से है, यानी हम एक सिंगल कलर की लाइट लेंगे, सच एज रेड ले लिए या येलो ले लिए या ब्लू ले लिए। ठीक है, अगर पॉलीक्रोमैटिक होगा तो रिफ्रैक्शन के साथ एक फिनोमिना और बढ़ जाएगी, उस फिनोमिना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में हम मोनोक्रोमैटिक लाइट ले रहे हैं, एक कलर की लाइट ले रहे हैं, तो ये लाइट
से ऐसे चलकर आई, ऐसे, दिस इज द रे PQ, PQ। चलिए प्रिज्म का नाम हम रख रहे हैं ABC। और अब आपको यहाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर खींचे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा दिस, ये हो गया और नॉर्मल। अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि ये ब्लैक वाली रे ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीडियम चेंज हो चुका है, ये एयर से ग्लास में गई है, टुवर्ड नॉर्मल। डेंसर में आ गए ना, तो टुवर्ड नॉर्मल, टुवर्ड नॉर्मल मीन्स ये बेंड होकर के ऐसे आएगी यहाँ। अब फिर सीधी नहीं जा पाएगी, ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये फिर नहीं जा पाएगी, फिर नॉर्मल ढूंढिए। यहाँ अगर आप इस सरफेस पर मीटर स्केल रख के परपेंडिकुलर खींचे तो दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल आपको यहाँ मिलेगा एज द एन। और आपको पता है अवे टू द नॉर्मल, क्योंकि ये ग्लास से निकलकर एयर में जा रही है, तो अवे टू द नॉर्मल का मतलब ये हो जाएगा ऐसे। प्रिज्म का एक फीचर होता है हमेशा, वो फीचर है इट ऑलवेज बेंड्स द रेज टुवर्ड द बेस, इट बेंड्स द रेज ऑलवेज टुवर्ड द बेस। अगर ये एक प्रिज्म है और हमने लाइट रे को ऐसे गिराया तो ये ऐसे मोड़ देगा टुवर्ड बेस, ये और मोड़ देगा टुवर्ड बेस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का फीचर होता था कि ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ेगा, कॉन्केव लेंस का फीचर होता था ये हमेशा अवे टू द एक्सिस मुड़ेगा। प्रिज्म के केस में आपको याद रखना है इट ऑलवेज बेंड्स ऑल ऑफ द रेज ऑलवेज टुवर्ड द बेस। अगर आपके मन में उठ रहा है व्हाई, तो व्हाई का ही तो हमने यहाँ रे डायग्राम बनाया। लेट अस मेक अ रे डायग्राम एंड सी दैट द फाइनल रे इज ऑलवेज बेंडेड टुवर्ड द बेस लाइन। अभी इसका नाम P था, इसका नाम Q था, यहां तक पहुंच गए R रख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए S रख रहे हैं, P Q R एंड S। अब यहाँ PQ का नाम है इंसिडेंट रे, QR का नाम है रिफ्रैक्टेड रे और RS का नाम है इमरजेंट रे। ये तो प्रिंटेड में आपको मिल जाएगा नाम, वैसे भी नाम में क्या रखा है। तो यहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और यहाँ हो जाएगा ये इमरजेंट रे। यहाँ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट सरफेस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड सरफेस R डैश, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस I डैश, या हो सकता है प्रिंटेड में आपको E मिले, एंगल ऑफ इमरजेंस। अभी थोड़ी देर में ये फिर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज बता रहा है कि आपका टाइम पूरा हुआ। तो जैसे ही होगा फिर हम 5 मिनट या 7 मिनट बाद रीअपियर होंगे, जब तक चल रहा है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ I हो गया, R हो गया, R डैश हो गया और ये I डैश हो गया। तो अगर यहाँ हम लिखे तो ये हो जाएगा एयर एंड ग्लास, यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ग्लास एंड एयर, और अगर ऐसे लिखते तो ये भी तो होता एयर एंड ग्लास। यानी इस पॉइंट पर अगर स्नैप का लगाना है एयर एंड ग्लास, तो हमारे पास हो जाएगा एयर एंड ग्लास इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R। और अगर हम इधर से लगा दे एयर एंड ग्लास हो जाएगा साइन I डैश अपॉन साइन R डैश। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते थे GN ने, फिर पलटना पड़ता, क्या फायदा, हम ऐसे लिखना है एयर एंड ग्लास हो जाएगा साइन I डैश अपॉन साइन R डैश, साइन I डैश अपॉन साइन R डैश। ये स्नैपला है यहाँ पे। अब एक खास बात है, अगर हम एक सेकेंड रे लेते थे एट मोर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दूसरी रे, ठीक है, डबल एरो, हम एक तीसरी ले लेते दिस एज अ ट्रिपल एरो, हम चौथी ले लेते, क्या चेंज हो रहा है, I चेंज हो रहा है, तो हर बार R डैश और I डैश भी चेंज होने लगता। जनरली यहाँ एक एंगल हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। किसको, जो इनिशियल इंसिडेंट रे है अगर इसको आगे बढ़ा है तो ऐसे हो जाएगा, और फाइनल इमरजेंट रे को पीछे बढ़ा है तो ये इनिशियल इंसिडेंट रे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इसको ज्वाइन कर दें तो इसको हम कहते हैं डेविएशन एंगल डेल, डेविएशन एंगल
डेल। डेविएशन का मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच ये डेविएशन एंगल डेल कहलाता है। लैब में जब आप काम करेंगे तो इसी डेल को मेजर करेंगे। बार बार आई आपसे को चेंज करने को कहा जाएगा, जितनी बार आई चेंज करेंगे हर बार इमर्जेंट रे चेंज होगी, डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली एंगल चेंज होगा। अब यहाँ आपके पास लैबोरेटरिकल ऑब्जर्वेशन है जो आप लैब में कंफर्म करते हैं कि अगर हम यहाँ आई चेंज करें तो यहाँ डेल भी बार बार चेंज होने लगता है। हम अगर आई और डेल के बीच ग्राफ खींचे, डेल का मतलब डेविएशन और आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई और डेल के बीच ग्राफ खींचेंगे आप लैब में तो आपको ये ग्राफ मिलता है। यहाँ आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60, 65, 55 डिग्री पर आप एंगल चेंज करेंगे इंसिडेंस का, और यहाँ आप डेविएशन एंगल जो भी मिल रहा है उसको यहाँ नोट करेंगे। आप जब ग्राफ खींचेंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा, देख ये मिलेगा। क्या मतलब है? मतलब है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है से, तो आप एंगल ऑफ डेविएशन पा रहे हैं 50 डिग्री, कुछ ऐसे ही आएगा डेटा। फिर जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री कर रहे हैं तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है यहाँ 40 डिग्री, यानी घट गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया और एंगल ऑफ डेविएशन घट गया। और जब 40 डिग्री पर आप जा रहे हैं तो अब 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है 43 डिग्री। मतलब पहले एंगल ऑफ डेविएशन तेजी से डिक्रीज करता है और फिर काफी तेजी से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेविएशन ग्राफ। इसमें खास बात यह है कि एक केस ऐसा है जब डेविएशन की बहुत सारी वैल्यू में से एक वैल्यू सबसे कम है, और वो है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। ये सब डेविएशन है में सबसे कम वैल्यू वाले को हम यहाँ चेक करते हैं और इसको सिंबल में लिखते हैं डेल एम, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल एम। और जब चेक करते हैं कि ये किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर है, इसको से आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ डायग्राम पर लैब में खींचे रखते हैं तो देखते हैं व्हेन दिस एंगल एंड दिस एंगल बिकम इक्वल, दिस एक्वायर्स द मिनिमम वैल्यू। यानी कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं लगातार, तो पहले ये तेजी से बढ़ता है फिर तेजी से घटता, पहले ये घटता है फिर बढ़ता है। हम ये कह रहे हैं कि सबसे लोवेस्ट जो आएगा, जब डिफरेंट डायग्राम खींचेंगे तो देखेंगे जब ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहा होगा तो ये एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा। यानी कि इस डायग्राम से हमें पता चलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर है तो सबसे लो वैल्यू आपको मिलती है डेविएशन की, कॉल्ड डेल एम। इसको कहते हैं डेल एम, मीन लो डेविएशन या लोएस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। अब अगर आई इक्वल टू आई डैश यहां रख दें, मैंने बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस में एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। इस केस में बाकी सब छोड़ दीजिए, अब इस केस में हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, उस बेनिफिट पर आते हैं। अगर हम इस यहाँ पर हाथ रख गए तो हमें आई इज इक्वल टू आई डैश मिल गया। अगर यहाँ आई इज इक्वल टू आई डैश कर देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, आर इज इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। मतलब जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस होता है, मतलब बहुत सारे रे डायग्राम खींचने पर एक केस ऐसा पाते हैं जिसमें ये सबसे कम होता है, उस केस में ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं आपस में तो यहाँ रखते ही आई इक्वल टू आई डैश रखते ही ये और ये कट जाएगा, आ जाएगा साइन आर इक्वल टू साइन आर डैश। मतलब आई इज इक्वल टू आई डैश होता है, और जब स्नेल्स लॉ वाले इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो आ जा रहा है आर इक्वल टू आर डैश। अब आप ही सोचो अगर ये और ये एंगल बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये रे जो है ये पैरेलल टू बेस हो जाएगी। आप इसको नेक्स्ट डायग्राम में देख लीजिए कि कैसे पैरेलल टू बेस हो जाएगी। मतलब जब मिनिमम डेविएशन होता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म है, जो रे प्रिज्म के अंदर है, वो बेस के पैरेलल हो जाती है। मीन्स अगर हम सबसे लो डेविएशन वाला डायग्राम बनाया, जो कि आपको लैब में 5 या 6 फिगर बना के देखना होता है, तो
बनता है ये डायग्राम, ए दिस दिस एंड दिस, इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाइए, इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाइए, यही तो डेविएशन डेल है, ये डेविएशन डेल था, ये सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफर करना है। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, और ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो ये एंगल तो इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, हेल्थ थ्योरम लग गया। मतलब दिस रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू दिस। क्या मतलब है इन सब चीजों का? ये एक क्वेश्चन का स्ट्रगल करा रहे हैं। उस क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो प्रिज्म के अंदर रे का क्या होता है? आंसर है, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो प्रिज्म के अंदर जो भी रे होती है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है। इसका कोई मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये लैब से हम लिख रहे हैं और ये लैब में ही हम आपको वेरीफाई करके दिखा देंगे। फिलहाल थ्योरेटिकल यूज के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म एग्जैक्टली पैरेलल टू बेस होती है। अब अगर इतनी सारी बातें पता चल गई तो अब हमें देखना है कि अगर हम मान लें, चलिए मान लिया कि लैब से ये डायग्राम पा जाएंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पा जाएंगे और इस एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं। प्रिज्म एंगल, ये भी प्रिज्म एंगल है, नो डाउट ये भी प्रिज्म एंगल है, लेकिन जनरली क्या होता है, जिस फेस से लाइट एंटर की और जिस फेस से निकल गई उन फेसेस के बीच एंगल को प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर इतनी बातें पता है तो हम इस मैटेरियल, इस प्रिज्म का जो मैटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एएनजी को लैब में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको आप लैब में कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने बाई थ्योरी देखा था, एएनजी वाज द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in glass. Now this was come as 1.5, यानी ये तो अब स्पीड ऑफ लाइट तो हम लैब में मेजर कर नहीं पाएंगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये तो हमारे बस का है नहीं। हाँ, वैल्यू निकालने के लिए हम याद रखते हैं कि ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 होती है। बट बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, ट्रेसिंग दिस ग्राफ, सर्चिंग दिस डेल एम, वी आर एबल to prove that air and glass has the value 1.5। यानी अगला टॉपिक है रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम। यानी अगर लैब से हम डेल एम ढूंढ ले जाते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, तो यहां हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म का एंगल ऑफ मीन डेविएशन या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के साथ क्या रीडिंग है। चलिए, डायग्राम तो हमें पुराना वाला ही चाहिए, तो डायग्राम एक किनारे बना ले रहे हैं। दिस इज अ प्रिज्म, and this is the prism angle, this is the incident light ray, this is the first refracted light ray, this is final emergent light ray, and this is the normal here, and this is the normal here। ये I था, ये R था, ये I डैश था, ये R, सॉरी ये R डैश था, ये R डैश था और ये I डैश था। एंड इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे को प्रोड्यूस करते थे तो एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलता था, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज D। तो ये डेविएशन होता है डेल डैश। हमने कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया तो उसके लिए कोई भी डेविएशन डेल मिल गया, ठीक है। ये जो नॉर्मल है ये, इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाइए, ये जो नॉर्मल है इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाइए, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अंदर या बाहर से नहीं मतलब है कि प्रिज्म के अंदर हुआ या प्रिज्म के बाहर हुआ, मतलब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं कट जाएगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। इसको चलिए कह रहे हैं ई,
ए बी सी टी और ई, और इसका नाम था पी, यहां था ये क्यू, यहां था ये आर, और ये था एस। नाम था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इतना तो हम पहले भी बना चुके थे। अब ध्यान से देखिए, अगर ये आई है तो ये भी तो आई हो गया, वर्टिकली अपोजिट, तो ये आई माइनस आर हो जाएगा। ये आई माइनस आर, आई माइनस आर डैश। और इधर देखिए ये आई डैश है, दिस वन इज आई डैश, तो आपको ये मिल जाएगा एज द दिस एंड दिस, ये मिल जाएगा एज द, ये ब्लू वाला आई जो है, डैश माइनस आर डैश। हाँ ये इधर मिल जाएगा। एक्चुअली बढ़ोतरी में नजर कमजोर हो जाती है तो कम दिखता है, तो आई डैश हमको लग रहा है तमसा बनाना पड़ेगा, बिना तमसा के दिखेगा नहीं हमको। आई डैश माइनस आर डैश, ये ठीक है, ये बन गया। इतना तो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। स्टेप 1, ए एन जी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ए एन जी इज इक्वल टू साइन आई डैश बाई आर डैश, ये तो पहले भी लिखे थे, यानी स्टेप 1 तो याद ही हो गया। स्टेप 1 है हमारे पास, स्टेप 1 है हमारे पास एयर एन ग्लास इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यहां से एयर एन ग्लास, और यहां से एयर एन ग्लास साइन आई डैश बाई साइन आर डैश, साइन आई डैश बाई साइन आर डैश डैश, ये हो गया, होल्ड कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन जरा ध्यान से देखिए, क्या आप इस डेल को लिख नहीं सकते हैं, ये एक्सटीरियर है, सम ऑफ द इंटीरियर, मीन्स अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। मीन्स इन ट्राइंगल डी क्यू आर हमें मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल डेल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। आई प्लस आई डैश मतलब आई आई एक तरफ कर लीजिए, आई प्लस आई डैश, अब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश। सेकंड स्टेप भी याद हो गया, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। थर्ड स्टेप आइए, थर्ड स्टेप आपके पास है, जरा आप इस ट्रायंगल में देखिए, तो इस ट्रायंगल में दिस इज आर डैश एंड दिस इज से दिस इज ई, से दिस इज ई, तो आपके पास हो जाएगा ई प्लस आर डैश इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल ई निकाल लीजिए आप, एंगल ई निकालेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आर डैश कॉमन लेके आर प्लस आर डैश। देखते रहिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप टोक सकते हैं। डैश ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप। आइए, फोर्थ स्टेप ये है कि आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। क्या कोई मुझे बताएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? हेलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार आर्म, साइक्लिक वर्ड लगा देते हैं तो क्या मतलब होता है? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। ठीक कर लीजिए, आप देखिए इसमें हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल है दिस एंड दिस। दिखा क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए दिस, ठीक कर दे रहा है, दिस आर्म एंड दिस आर्म, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमको कैसे पता चल रहा है साइक्लिक है? ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये 90 हुआ, ये हो गया 90, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, ये 90 हो गया। तो क्या 90 प्लस 90 180 नहीं हो गया? इसका मतलब है ए क्यू ई आर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड दिस प्लस दिस इज 180।
इसका मतलब है दिस प्लस दिस आल्सो इक्वल टू 180। इसका मतलब है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रल वी हैव ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री में। ये ई जो है यहाँ निकाल के बैठे हैं आप, ये ई ये जो है यहाँ उठा के रख दीजिए। ए प्लस ई निकाल चुके हैं आप, पाई माइनस आर प्लस आर डैश इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। ये चार ही आपको चाहिए थे, यहां से ये चारों आपको मिल गए। क्लियर है? पांचवा स्टेप, आपने लैब से क्या पाया? आपने पाया कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो आई आई डैश के बराबर लेते हैं और आर आर डैश के बराबर लेते हैं। ये आपको पता चला लैब से, ये पांचवा स्टेप हो गया। अब छठा स्टेप ये है कि अगर चलिए हम लैब में ये वाला डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं तो आर और आर डैश बराबर करेंगे तो क्या ए की वैल्यू 2r नहीं मिल गई? दैट इज यहां से r मिल जाएगा इज इक्वल टू a/2, यानी प्रिज्म एंगल तो आपको पता ही जाता है। अगर मिनिमम डेविएशन वाले डायग्राम पर हम मेंटेन हो जाए तो वहां आपको ए प्रिज्म एंगल पता होता है तो वहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल। और आ जाइए इसमें, दैट इज 2 में, सातवां स्टेप 2 में जब इसको डेल एम लिखेंगे तो ये दोनों बराबर होके 2i हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होके 2r हो जाएंगे। मीन्स जो 7th स्टेप है वो इस सेकंड में हम डेल को डेल एम कर रहे हैं तो ये i प्लस आई डैश 2i हो जाएगा, r प्लस आर डैश 2r हो जाएगा। नाउ यहाँ डेल एम इज इक्वल टू 2i और 2r तो प्रिज्म एंगल के बराबर है क्योंकि प्रिज्म एंगल तो पता ही होता है। ए को इधर कर दीजिए, हो जाएगा a प्लस डेल एम इज इक्वल टू ट्वाइस आई। यहां से आपको आई की वैल्यू मिल गई a प्लस डेल एम बाई 2। मतलब लैब से आपको डेल एम पता था, प्रिज्म का एंगल आप मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर से। a डेल एम बाई 2 आई की वैल्यू निकल गई, a/2 से r की वैल्यू निकल गई। क्या यहाँ i और r रख दें तो क्या ang की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी ang की वैल्यू? ang की वैल्यू हो जाएगी साइन आई, साइन आई की हो जाएगा a प्लस डेल एम बाई 2, a प्लस डेल एम बाई 2, a नोन डेल एम नोन, सो दैट ये नोन हो गया अपान साइन आर की जगह a/2। दिस इज द डेरिवेशन 5 नंबर में आता है और यही लैब से हम निकालते हैं। जब ये निकालते हैं कट्टा कुट्टा है तो आता है 1.55 आता है, यानी कि ग्लास के प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के आसपास होता है। फिलहाल हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, एयर एंड ग्लास इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन a/2। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। मिलेंगे संडे को, प्रॉब्लम अभी अपलोड कर देंगे कोहेरेंस वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर। हैव अ गुड डे। Thank you, sir.